अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये है इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। तो अगर आप इस पूरी चीज़ को बहुत अच्छे से मास्टर करना चाहते हो और तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्टराइन ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जो बेसिक डॉक्टराइन है, इवोल्यूशन का जो बेसिक पॉइंट है, दैट इज कंसर्न्ड विद, किससे के साथ कंसर्न्ड है? इवोल्यूशन का जो बेसिक पॉइंट है वो किसके साथ कंसर्न है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इवोल्यूशन ये कहती है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब एक स्पीशी के अंदर ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम चेंज आ रहा होता है। दैट चेंज इज इरिवर्सिबल। तो ये क्या है? दिस इज ग्रेजुअल चेंज। दिस इज ग्रेजुअल चेंज। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ग्रेजुअल चेंज। बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है ना, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करती है, जबकि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में जो कुछ ऑर्गेनिज्म आपको आज मिल रहे हैं ये इसी हालत में बनाए गए थे बाय द ऑलमाइटी गॉड। सो आंसर यहां पे क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच आइडिया सजेस्ट दैट द लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल फोर्स। कौन सा आइडिया ये एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स ने बनाई है, और जो लाइफ है वो उसी हालत में बनाई गई है जिस हालत में आज आपको मिल रही है? तो ये जो थ्योरी है ये इवोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, और जो इवोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आज उसी हालत में बना है, उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में वो बना था, जिस हालत में वो इस दुनिया में आया था। तो आंसर यहां क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को मानते थे साइंटिस्ट, दे आर कॉल्ड क्रिएशनिस्ट, और जो एवोल्यूशन की थ्योरी को मानते थे दे आर एवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म एक थ्योरी है, और ये जो कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी है ये कर्वियर ने पेश की थी। ठीक है, और कर्वियर ने इसे एक्सप्लेन किया था। वो कहता है एक्सप्लेन दैट चेंज इन लाइफ ऑन अर्थ आर ड्यू टू, ये जो जमीन के ऊपर चेंज है ना ये किस वजह से? तो नाम सब कुछ बता रहा है, कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब है नेचुरल डिजास्टर्स। कैटास्ट्रॉफ कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को। तो जमीन के ऊपर जो जिंदगी है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। तो सडन नेचुरल डिजास्टर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द लाइफ ऑन अर्थ। तो दिस इज द कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी। ठीक है, वेरी बेसिक पॉइंट। आगे चलते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन स्टडी प्रोकैरियोट मे हैव अराइज अराउंड। प्रोकैरियोट कब अराइज हुए? तो कहा यह जाता है कि प्रोकैरियोट तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आए। ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आए, और यूकैरियोट के बारे में 1.5 बिलियन ईयर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में पूछा जा रहा है तो 3.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, वेरी सिंपल आंसर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अगले सवाल में कह रहा है अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोन थ्योरी। एंडोसिम्बायोन थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंडोसिम्बायोन थ्योरी आपको क्या बताती है कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना?
उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसे आया, उसके अंदर फ्लैजिला कैसे आया। तो हमें पता है कि एंडोसिम्बायोट थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है, लीन मार्गुलिस ने पेश की थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि फ्लैजिला मे हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, ये जो फ्लैजिला है ये किसकी इंजेक्शन से अराइज हुआ है, बना है। तो हमें पता है कि फ्लैजिला कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और एक बैक्टीरिया इस तरह का आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड स्पाइरोकीट। तो स्पाइरोकीट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हु पिक्चर्ड इवोल्यूशन एज लेडर ऑफ लाइफ। लेडर ऑफ लाइफ का मतलब है जैसे एक सीढ़ी होती है, इस सीढ़ी में स्टेप्स हैं, सबसे नीचे स्टेप क्या होता है, सिंपल स्टेप होता है, और सबसे ऊपर वाला वो स्टेप होता है जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है। अब अगर सबसे नीचे वाला सिंपल स्टेप है, सबसे ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स स्टेप है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाओगे, यही लेडर ऑफ लाइफ है। जबकि डार्विन का जो पॉइंट था वो कुछ और था। डार्विन ने एक ट्री की एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पे जो लेडर ऑफ लाइफ है ये लमार्क की एग्जाम्पल थी। तो एवोल्यूशन को लेडर ऑफ लाइफ किसने कहा था, लमार्क ने कहा था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बनता है, सही, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे, कह रहे अकॉर्डिंग टू लमार्क, लमार्क के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ इन जिराफ इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये जो जिराफ की लॉन्ग नेक है इसकी जो एवोल्यूशन हुई थी ये कैसे हुई थी। तो लमार्क ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, एक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कोई ऑर्गन जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना ही डेवलप करेगा, जो नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब एट्रोफी में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की, ये कैरेक्टर आगे एक्वायर होगा और बच्चों में चला जाएगा। अब ये जो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ है इसकी एग्जाम्पल में उसने बताया कि भाई जब तक जमीन के ऊपर ग्रासेस मौजूद थी कोई मसला ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो जमीन के ऊपर ग्रासेस खत्म हो गई, अब उनको ऊपर नेक करके खाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी नेक स्ट्रेच हो रही थी। स्ट्रेच होने की वजह से जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी नेक स्ट्रेच होने लगी, दिस लीड्स टू दी इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक्स। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो डार्विन की टर्मिनोलॉजीज हैं जो डार्विन ने अपनी थ्योरी में पेश की थी, तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। लमार्क के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन ऑफ नेक इन जिराफ वाज अ रिजल्ट ऑफ, ये जो एक्सटेंशन ऑफ नेक है, जिराफ की नेक जो है वो एक्सटेंड हो रही है, ये क्यों है। जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट में चेंज आया था, क्योंकि नीचे से ग्रासेस खत्म हो गई थी, अब ग्रासेस अब जो ग्रीनरी थी वो ऊपर थी, ग्रासेस तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली ग्रीनरी कहेंगे। तो एनवायरनमेंट में चेंज आया था एंड दैट एनवायरमेंटल चेंज लीड्स टू दिस इवोल्यूशन। तो लमार्क ने एनवायरमेंटल चेंज की बात की थी, उसने जेनेटिक्स की बात ही नहीं की थी, तो यहां आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्वायर्ड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म। लमार्किज्म के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू लमार्क, अब सिंपल सी बात यह है कि लमार्क ने उन ट्रेड्स की तो बात ही नहीं की जो म्यूटेशन से आए, क्योंकि म्यूटेशन के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की, नेचर सिलेक्शन की भी कोई बात नहीं की। ट्रेड्स इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, क्या आंसर ये होगा, या आंसर ट्रेड्स डेवलप बाय यूज और डिसयूज। तो सिंपल सी बात यह है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर से मुराद तो वो कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं किसी ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करके, उसका यूज़ बढ़ा के या उसका डिसयूज़ करके ख़त्म कर दिया। तो यहाँ आंसर टेक्निकली ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन। डिसयूज ऑफ ऑर्गन का मतलब है किस ऑर्गन का इस्तेमाल कम किया, ख़त्म किया, एंड वो जो है वो डिसयूज हो गया। ऑब्वियसली डिसयूज का मतलब क्या है, किसी ऑर्गन को आपने कम इस्तेमाल किया, डिसयूज। उसकी एग्जाम्पल क्या नहीं है, स्नेक लेग, स्नेक के पास लेग्स थे लेकिन उन्होंने इस्तेमाल करना बंद किए, तो ऑब्वियसली उनके आहिस्ता आहिस्ता लेग्स खत्म हो गए। तो ये तो होगी, आपसे पूछा क्या नहीं है। मसल एट्रोफी बिल्कुल हो सकती है, क्यों, मसल एट्रोफी का मतलब है अगर एक बंदा लॉन्ग टर्म तक किसी मसल को इस्तेमाल ना करे तो वो मसल एट्रोफी में चला जाता है। ठीक है, मतलब वो मसल वीक होने लगता है, उसके जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स वो कम होने लगते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर का मतलब है एयर मसल्स
नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने एयर्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसानों ने इन मसल्स का इस्तेमाल बंद किया एंड अल्टीमेटली ये डिसयूज ऑफ ऑर्गन की तरफ चले गए। शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ का कोई ताल्लुक डिसयूज ऑफ ऑर्गन से नहीं है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय। लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था? तो जो लेमार्क की थ्योरी थी, लेमार्क ने जो बात की थी एक्वायर्ड कैरेक्टर की, इसको रिजेक्ट किया था ऑगस्ट वीजमैन ने। और इसने एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट ने इसने माइस की जो चूहों की टेल थी वो 21-22 जनरेशन तक काटी थी, और हर दफ़ा चूहा टेल के साथ प्रेजेंट हुआ था, टेल के साथ पैदा हुआ था। तो ये बता रहा था कि एनवायरनमेंट में चेंज आने से सिर्फ कैरेक्टर्स एक्वायर्ड नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि वीजमैन शुड बी द राइट आंसर। हैकल का जो काम है ना, वो डार्विन को एविडेंसेस देने के अंदर है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप कह सकते हो, बट यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग डैश बिकम बेटर अडेप्टेड। डार्विन के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा अडेप्ट होते हैं टू लोकल एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ये कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी, यानी कि किसी एक स्पीशी की पॉपुलेशन, इंडिविजुअल स्पीशी, किसी एक स्पीशी की पॉपुलेशन ज्यादा बेटर अडेप्ट करती है लोकल एनवायरनमेंट में, किसके थ्रू? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। ये सिंपल एक बुक लाइनर क्वेश्चन है, आपको केपी की किताब में भी मिल जाएगा, उसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी होगा, बलूचिस्तान के अंदर भी सिंपल बुक लाइनर क्वेश्चन है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे नेम द आइडिया दैट डार्विन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस दोज इंडिविजुअल हु पोजेस बेनिफिशियल ट्रेट। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है। नेचर उन ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करती है जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे ट्रेट मौजूद हैं जो उनकी आगे आने वाली नस्लों के लिए कारआमद है। ये आइडिया क्या था? दिस इज नॉट जीन फ्लो, नॉट आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नॉट जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करेगी कि किसको आगे रिप्रोड्यूस करने देना है। तो आंसर यहां ऑप्शन डी होता है। आगे चलते हैं। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज यूज बाय। ये जो टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी, ये किसने इस्तेमाल की थी? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल की थी। डार्विन ने जो टर्म इस्तेमाल की थी वो नेचुरल सिलेक्शन की थी। तो ये नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये सिंपल आपको केपीके की बुक के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है केपीके की बुक से। आगे चलते हैं। कह रहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एक्सेप्ट। तमाम चीजें एवोल्यूशन से रिलेटेड है सिवाय, देखो याद रखना, एवोल्यूशन सडन नहीं होती, एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, ग्रेजुअली चेंज आता है। तो चेंज ओवर टाइम बिल्कुल होगा। आपसे पूछा क्या नहीं होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आहिस्ता 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 बैक्टीरिया में डेवलप होती है, नई स्पीशी भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। क्या मसल हाइपरट्रोफी, आज मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज शुरू की, बाइसेप का मसल हाइपरट्रोफी में चला गया, उसके मसल्स का साइज बढ़ गया, दिस इज मसल हाइपरट्रोफी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये भी तो ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन क्या ये इनहेरिट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है दिस इज द राइट आंसर, यही नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कह रहे विच टाइप ऑफ सेल इज बिलीव टू हैव फर्स्ट अपीयर्ड फर्स्ट ऑन अर्थ। दुनिया में सबसे पहला सेल जो अराइज हुआ वो हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर अराइज हुआ, हाइड्रो थर्मल वेंट में अराइज हुआ, एंड दैट वाज प्रोकैरियोटिक सेल। तो आंसर यहां ऑप्शन भी बनता है, प्रोकैरियोटिक सेल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट स्टडीड अंडर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कौन सा पॉइंट आप नहीं पढ़ते? डार्विन ओवर प्रोडक्शन की बात करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करता है। डार्विन ये नहीं बताता कि वेरिएशन का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। ये आगे जाके फिर एक्सप्लेन किया गया, तो दिस इज द राइट आंसर। पूछ रहा है क्या नहीं है, तो आंसर यहां ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं न्यू डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन आइडियाज फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट।
डार्विन की थ्योरी को अगर आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ मिला दो, जिसके अंदर टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी, इन सबको अगर आप मिला दो तो ये न्यू डार्विनिज्म बन जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी का ताल्लुक न्यू डार्विनिज्म से नहीं है। दिस वुड बी द राइट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज प्रोवाइडेड बाय। अब ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि दुनिया में जो लाइफ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिल रही है, ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। तो इवोल्यूशन शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे अरिस्टोटल के टाइम में, अरिस्तु के टाइम में, इट वॉज थॉट दैट, क्या सोचा जाता था? तो सिंपली ये सोचा जाता था कि एक ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो ए, ये ऑर्गेनिज्म आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा जिसको आप बी कहोगे। दिस इज सिंपली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाइन। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? यहां पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द वन हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर कौन यकीन रखता था? जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर यकीन रखते थे उन्हें आप क्रिएशनिस्ट कहते थे, और उसमें जो बड़ा रिमार्केबल नाम है वो कार्लस लीनियस का है। कार्लस लीनियस को कहा जाता है कि ही वाज क्रिएशनिस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है आर्कियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू। आर्कियोबैक्टीरिया कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है? तो डिफरेंट बुक सेज कि 120 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कह रहे फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ अपेयर्ड अबाउट। प्रोकैरियोटिक लाइफ 3.5 बिलियन साल पहले आई। यूकैरियोटिक लाइफ 1.5 बिलियन ईयर्स पहले आई। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो 1.5 बनेगा। 1.5 शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इनिशियली इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ वाज। इनिशियली जो जमीन का इन्वायरमेंट था उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, और जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ओजोन नाम की चीज भी नहीं थी, जिसकी वजह से यूवी लाइट्स जमीन के ऊपर आती थी, जमीन का टेम्परेचर ज्यादा था। इनिशियली जो जमीन का टेम्परेचर था वो रिड्यूसिंग था। तो यहां आंसर ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे अमंग द फॉलोइंग विच वन बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी चीज यूकैरियोटिक सेल की इवोल्यूशन को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है? डार्विनिज्म, लमार्किज्म जो है वो स्पीशी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो इनका ताल्लुक यूकैरियोटिक सेल की इवोल्यूशन से नहीं है। क्रिएशनिज्म तो ये कहता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म आज जैसा है वैसा ही बनाया गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड बाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सेप्ट। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको तीन चीजें बताती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट कहां से आया, फ्लैजेला कहां से आया। ये आपको न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताती। तो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। जबकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील कहाँ से आया ये बनाता है, ये कौन सी थ्योरी बताती है? मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन थ्योरी बताती है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू लेमार्क, लेमार्क के अकॉर्डिंग मॉडर्न स्नेक लॉस्ट देयर लिम्स बिकॉज ऑफ। ये जो मॉडर्न स्नेक्स हैं इन्होंने अपने लिम्स खो दिए, किस वजह से? जाहिर सी बात है, स्नेक्स को अगर लिम्स की ज़रूरत नहीं थी उन्होंने इस्तेमाल करना ख़त्म किया। डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी ये ऑर्गन ही गायब हो गया। तो असल कहानी क्या है? डिसयूज ऑफ ऑर्गन है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं डार्विन की जो थ्योरी है दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशी इज मेनली कंसर्न्ड विद। डार्विन की जो थ्योरी है इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये असल में बताती क्या है? ये बताती है कि जिंदगी कैसे अराइज हुई? नो। ये जेनेटिक्स ऑफ इवोल्यूशन बताती है? नो। ये भी नहीं बताती कि दुनिया में ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सटेंट हो रहे हैं? नो। ये बताती है कि नए स्पीशी दुनिया में अराइज कैसे होते हैं। दैट इज द बेसिक पॉइंट जो आपके पास कौन एक्सप्लेन करता है? डार्विन एक्सप्लेन करता है। तो यहां आंसर ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे डार्विन फिंचेस प्रोवाइड एक्सलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। अब डार्विन जब गैलापेगोस आइलैंड पे गया तो उसको कुछ फिंचेस नजर आई। गैलापेगोस आइलैंड बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। हर आइलैंड पे इसको फिंचेस मिली, बट उन फिंचेस के अंदर छोटे मोटे डिफरेंसेस थे। क्यों?
क्योंकि उन फिंचेस का जो न्यूट्रिशन था वो सोर्स डिफरेंट था, कुछ सीड्स खाते थे, कुछ और खाते थे, और आइलैंड टू आइलैंड वेरी कर रहा था, क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर लेट सपोज सीड ज्यादा थी तो वो उसके ऊपर फीड करते थे, किसी आइलैंड के ऊपर कुछ और ज्यादा था। तो ये जो आइलैंड टू आइलैंड वेरी कर रहा है, ये एविडेंस कहाँ से आया? ये एविडेंस बायोजियोग्राफी से आया। बायोजियोग्राफी का मतलब है ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जमीन के ऊपर फैले हुए हैं। तो बायोजियोग्राफी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि फॉसिल्स से फॉसिल्स की आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन करवाती है। तो लफ्ज फॉसिल आ गया तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा पैलियोंटोलॉजी, ठीक है? तो पैलियोंटोलॉजी शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इन ह्यूमंस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई इज एन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को थर्ड आईलेट भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्लियों की आंख के ऊपर एक छोटी सी मेम्ब्रेन व्हाइटिश कलर की आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ह्यूमंस में जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है इसका कोई काम नहीं है, इट इज वेस्टिजियल, इट इज वेस्टिजियल। तो यहां आंसर ऑप्शन भी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है रेप्टाइल्स हैव डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम, रेप्टाइल्स कहाँ से इवॉल्व हुए? तो ये बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि सीरीज क्या है। तो डिफरेंट बुक्स ये कहती हैं कि फिशेस ने आगे जाके बनाए एम्फीबियंस, ये आपको याद होना चाहिए। एम्फीबियन से अराइज हुए रेप्टाइल्स, और इन्हीं रेप्टाइल से आगे जाके अराइज हुए मैमल्स एंड बर्ड्स। तो रेप्टाइल्स कहां से आए? एम्फीबियंस से आए। तो रेप्टाइल्स हैव डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है डिफरेंट स्पीशीज दैट इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर इन कॉमन हैबिटेट। तो अब ये कह रहा है कि भाई डिफरेंट स्पीशी है, मान के चलो एक स्पीशी ये है, एक स्पीशी ये है, एक स्पीशी ये है, ये स्पीशी इस एंसेस्टर से आया, ये स्पीशी इस एंसेस्टर से आया, ये स्पीशी इस एंसेस्टर से आया, लेकिन ये एक हैबिटेट पे रहना शुरू हो गया। लेट्स सपोज पानी के कॉमन हैबिटेट पे रहना शुरू हो गया। अब इनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हो जाएंगे। ये क्या, कौन सी इवोल्यूशन है? दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये कौन बताता है? एनालोगस स्ट्रक्चर बताते हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर नहीं होता है, जिनमें एनाटमी तो सिमिलर नहीं होती, बट फंक्शन सिमिलर होता है, ठीक है? ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर ना हो, फंक्शन सिमिलर हो, उन्हें आप एनालोगस ऑर्गन्स कहते हो। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है, और एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है, ठीक है? आगे चलते हैं। कह रहे ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम जेनेटिक कोड। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उनका जो जेनेटिक कोड है वो सिमिलर है, मतलब AUG आपने सुना होगा, AUG हो गया, इस तरीके से बहुत सारे कोड्स होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक कोड सिमिलर है। इसका मतलब है ये कॉमन एंसेस्टर से है, तभी तो सेम है, अदरवाइज सेम कैसे हो सकता है? आंसर इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कह रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशी आर रिफ्लेक्टेड इन देयर। अब कह ये रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज के दरमियान जो इवोल्यूशन का रिलेशनशिप है ये उनके कहाँ नजर आता है? डीएनए के अंदर नजर आएगा और प्रोटीन्स के अंदर नजर आएगा, ऑब्वियसली डीएनए और प्रोटीन, या आप ये कह लो जीन और जीन प्रोडक्ट। डीएनए क्या है? डीएनए के अंदर जीन है, और प्रोटीन क्या है? जीन की प्रोडक्ट। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड इन एवोल्यूशन एक्सेप्ट। तमाम इवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखते थे सिवाय कौन? कार्लस लीनियस। अभी हमने पढ़ा वो क्रिएशनिस्ट था। आंसर यहां ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। हु सेड दैट ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने पढ़ा एक ऑर्गेनिज्म आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म अराइज करेगा, दैट इज द अरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू, अरिस्टोटल के जमाने का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आंसर यहां ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे ही एक्सप्लेन अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म के जरिए किसने अर्थ की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया? कर्वियर ने। तो आंसर यहां ऑप्शन ए बनता है। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू यूकैरियोटिक एवोल्यूशन थ्योरी द इंजेक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया गेव अर्ली यूकैरियोट्स द एबिलिटी। अब यूकैरियोटिक एवोल्यूशन थ्योरी में
कहा यह जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर एक सेल था, ऑर्गेनिज्म सेल कह लो, उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया आया, उसने एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया एंड अल्टीमेटली यही एरोबिक बैक्टीरिया आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? फूड को तोड़ना या न्यूट्रिएंट को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना किसने सिखाया? ये एरोबिक बैक्टीरिया ने। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द एवोल्यूशन थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ। एवोल्यूशन थ्योरी को इनहांस करने के अंदर रोल किसका है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। तो एवोल्यूशन थ्योरी को जब आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ मिलाओगे तो न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी बनती है। तो आंसर यहां ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू विच एनालोगस ऑर्गन्स हैव इवॉल्व। तो एनालोगस ऑर्गन किस प्रोसेस से आए? कन्वर्जन इवोल्यूशन से। तो एनालोगस ऑर्गन आपके पास कहां से आए? कन्वर्जन। अगर आपसे होमोलोगस पूछ ले तो फिर आपने डाइवर्जेंट बोलना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कॉमन जेनेटिक कोड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम। जेनेटिक कोड आप किसके अंदर पढ़ते हो? एनाटॉमी के अंदर? नो, जेनेटिक कोड आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सेल्स के अंदर जाते हो, उनमें मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हो। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअली कॉमन जेनेटिक कोड के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है साइटोक्रोम सी कॉमन प्रोटीन है जो इंसानों में और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, दैट इज इन्वॉल्व। अब ये जो साइटोक्रोम सी है ये पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये रेस्पिरेशन करवा रही होती मेनली। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है साइटोक्रोम सी। तो यहां पे आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द प्रेजेंट जिराफ हैज लॉन्ग नेक एज कंपेयर टू इट्स एंसेस्टर। आज के जिराफ की लंबी नेक है आज से पहले वाले एंसेस्टर्स, मतलब पहले वाले एंसेस्टर्स के मुकाबले में आज जो जिराफ देखने को मिलते हैं उनकी नेक लंबी है। लेमार्क बिलीव इट कुड बी ड्यू टू। ये किसकी वजह से? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से तो नहीं है, क्योंकि लेमार्क ने नेचुरल सिलेक्शन की बात ही नहीं की, आइसोलेशन की बात नहीं की, स्पेसिएशन की बात नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज। लेमार्किज्म की बेसिस क्या थी? लेमार्क ये कहता था कि दुनिया का जो एनवायरनमेंट है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है। जब वो चेंज होता है तो कोई ऑर्गन ज्यादा इस्तेमाल होता है, कोई कम इस्तेमाल होता है, और वही कैरेक्टर आगे इनहेरिट होता है। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा बात की थी किसने? लेमार्क ने। तो आंसर यहां ऑप्शन सी बनता है। यहां पे आके जितने क्वेश्चंस एवोल्यूशन से रिलेटेड थे हमने मेजॉरिटी क्वेश्चंस को देखा। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो आई होप सो कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।